लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो आज़ादी मिली है ना यहाँ बैठने की, ये फ्री फंड नहीं मिली है। इसके लिए हजारों सिरों की कुर्बानियां गई हैं। इस आज़ादी के लिए हजारों बेटियों ने अपनी असमत लुटवाई है। इस आज़ादी के लिए पूरा का पूरी नस्लें बर्बाद हुई हैं, सब खत्म हो गया है। इस आज़ादी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, 4 बच्चों को कुर्बानियां दी। गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उन्हें वहां जाना था और उधर उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, अपने बच्चों को छोड़कर वहां गए थे। इसको अपने दिल में उतारो, दुखी हो इस बात को सोच सोच करके। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना शुरू करो। मैं 26 जनवरी 1950 को आप सबको लेकर के चलूंगा। यहाँ जो बैठे दलित पिछड़ों की औलादे हैं, उनको लेकर चलूंगा वहां कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान सभा में एक्सेप्ट किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए बाहर आते हैं। उनके साथ के नेता उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहता है बहुत खुश हूं, रानी का पेट चिर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। यहाँ का मजदूर किसान तय करेगा कि राजा कौन बनेगा। ये बाबा साहब कहते हैं। कब कहते हैं? 26 जनवरी 1950 को। किस लिए कहता है, यह भी आपको बताऊंगा। वो इसलिए कहते हैं कि वो संविधान में प्रावधान कर गए कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके वोट की कीमत एक है। जब डॉक्टर अम्बेडकर आपकी समस्याओं का हल देकर के गए हैं, जैसे कमल बराड़ा जी ने कहा कि काशीराम कहते थे जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्या का हल नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर आपकी समस्या का हल लेकर गए संविधान में, इस लोकतंत्र के तहत कह गए कि ये मेरे समाज के लोगों इकट्ठे होकर खड़े हो जाना और अपने वोट की ताकत से इस देश के अंदर अपना राजा बना देना। राजा किसका इस देश में? जोर से बताओ, किसका राजा है? मनोवादियों का। हाँ, अब मैं फिर 26 जनवरी 1950 में लेके चलूंगा, जब वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि अब रानी का पेट चिर दिया राजा, मैं अपने राजा जो है मेरे लोग अपने वोट से बनाएंगे। तो सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसकर एक बात कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो दे चले हो, इनमें ताकत कहां से पैदा करोगे, जुनून कहां से पैदा करोगे? हम इन लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, काम नहीं चला तो इनको हम खरीदेंगे, लेकिन इस देश का राजा अपना बनाएंगे, प्रदेशों में राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, हम लोगों को डराया, धमकाया, मुकदमे लगाए, काम नहीं चला तो हम लोगों को खरीदा और इस देश में उन्होंने राजा बनाया, आपके प्रदेश में उन्होंने राजा अपना बना दिया। आज इस देश के अंदर जहां नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके यहाँ कोई घटना घट जाती है तो सरकार उसके पक्ष में उतर जाती है। जैसे आप ही के यहाँ के कृषि मंत्री है, मैंने सुना उनके स्कूल में ही मनीषा नाम की बेटी का रेप हुआ और फिर हत्या हुई और फिर तेजाब उसके मुंह पर डाल दिया गया भिवानी के अंदर। ठीक, क्या किसी ने उनका इस्तीफा मांगा कि तुम्हारे कॉलेज में ये हो गया तुम इस्तीफा दो? है इस प्रदेश में किसी की नेता की इतनी हैसियत कि वो इस्तीफा मांग सके? वो महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। नमन वंदन किस लिए कि अब से 600 साल पहले संत रैदास जी ने कहा कि ब्राह्मण ना पूजिए जो हो गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। यानी कि एक हमारे संत ने यह कहा कि उस व्यक्ति को पूजना ही व्यर्थ है जिसमें गुण ना हो, उसको पूज लो जिसमें गुण हो, वो चाहे जाति से श्रेष्ठ हो या ना हो। उसी के समकालिक संत कबीर ने कहा कि कंकर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि कंकर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी तो चक्की पीस पीस खाए संसार। साफ साफ कह रहे हैं कि पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिल सकते होते तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहाड़ पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे। इससे अच्छी तो चक्की है जो कम से कम पीस के आपको राशन तो दे रही है, रोटी तो खिला पा रही है। मेरी हिंदी समझ आ रही है पीछे तक सबको? ठीक, इधर माँ बहनों को समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा हो तो मैं फिर धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक, उसी के समकालिक गुरु नानक देव जी हुए, गुरु घासीदास जी हुए, मतलब ऐसे तमाम संतों के बहुत लंबी लाइन है जिन्होंने यहाँ बहुजन आंदोलन के लिए काम किया। बहुजन आंदोलन क्या? यहाँ के अछूतों के लिए काम किया,
यहाँ की महिलाओं के लिए काम किया। वरना एक समय ऐसा था कि आज जितने घरों से मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइन लगाकर बैठो, यहाँ मेरी माएँ बहनें सब मुंह खोल कर बैठी है, यहाँ मेरे भाई पूरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इस बड़े टेंट में बैठे हैं। एक समय वो था कि लोग हमारी परछाई से पीछे चलते थे। अगर हमारी परछाई पड़ गई तो कहते थे कि हम मसूद हो गए हैं। आज भी कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम है जिंदगी के अंदर, क्यों कुछ हमारे लोगों को बहिष्कार कर दे रहे हैं, लाइट नहीं लगने दे रहे, पानी नहीं लगने दे रहे। ठीक, इलाज की जरूरत है, उनको बीमार हैं, उन्हें कहो जाके बीमार में इलाज पोत रही तो 2 घंटे में इलाज कर देगी, वैसे ही मान जाओ, वैसे ही मान जाओ। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूँ। यहाँ बैठी आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ बैठे तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ हूँ हरियाणा के अंदर। समय समय पर हरियाणा ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। सर छोटू राम यहीं के थे, ताऊ देवीलाल यहीं के थे। ऐसी तमाम लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, जिन्होंने बहुजन आंदोलन को सींचने का काम किया। लेकिन बड़ा सवाल एक, इतने महापुरुष होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, क्या हम लोगों के जीवन में कोई सुधार हो पाया है? क्या हमारी गति आगे की ओर बढ़ पाई है? और अगर नहीं बढ़ पाई है तो क्यों नहीं बढ़ पाई है? ये बड़ा सवाल है। आज इस देश के अंदर जहां नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके यहाँ कोई घटना घट जाती है तो सरकार उसके पक्ष में उतर जाती है। जैसे आप ही के यहाँ के कृषि मंत्री है, मैंने सुना उनके स्कूल में ही मनीषा नाम की बेटी का रेप हुआ और फिर हत्या हुई और फिर तेजाब उसके मुंह पर डाल दिया गया भिवानी के अंदर। ठीक, क्या किसी ने उनका इस्तीफा मांगा कि तुम्हारे कॉलेज में ये हो गया, तुम इस्तीफा दो? है इस प्रदेश में किसी की नेता की इतनी हैसियत कि इस्तीफा मांग सके? आज आपके प्रदेशों में, आपके गाँव में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या कोई नेता आपको दिखता है ऐसा जो विधानसभा में खड़ा होकर ये कहे कि ये स्कूल जो बंद हो रही है गलत है? क्या कोई नेता लोकसभा में ऐसा दिख रहा है आपको कि जो स्कूल बंद हो रही है गलत है? जो ये बच्चे जो बैठे हुए हैं कहाँ पढ़ने जाएंगे? कि आपके पास 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये फीस है इनको पढ़ाने के लिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे बच्चे भी जिस स्कूल में जाते हैं, मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मेरे बच्चों का एडमिशन करा दिया एक अच्छे स्कूल में जहाँ फीस 7-8 हज़ार रुपये थी। 1 साल मैंने कैसे गुजारा है, कभी अपने भाई से पैसे उधार ले, कभी माँ को भाई पैसे दे दे, कभी चाचा के लड़के को बोल भाई फीस देनी इन बच्चों की। 1 साल के बाद मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ाने का, इन्हें 1500 वाले में भेज दे, पढ़ना होगा तो वहीं पढ़ेंगे। फिर उनका नाम कटवा के उन्हें 1500 वाले में भेजा। अब सोचो, जिस प्रदेश से प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा हो, उस प्रदेश के बच्चों की स्थिति क्या होगी और प्राइमरी स्कूलों का असर किस पे पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। समझिए, प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो टीचर पढ़ाते हैं वो बाकायदा अच्छी डिग्री करके आते हैं, वो पढ़ाने की डिग्री करके आते हैं, वो यही सीख आते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। और ये जो प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसमें इंटर पास, बीए किए हुए बच्चे, बीएड की, बीटीसी, माफी चाहूंगा, बीए किए हुए, एमए किए हुए, बीएससी किए हुए बच्चे जाकर पढ़ाते हैं कम तनख्वाह पर। अब आप सोचो ना, बच्चे आपके कौन से स्कूल में पढ़ पाएंगे? उसमें पढ़ पाएंगे जहाँ कम पढ़े लिखे लोग पढ़ा रहे हैं, या उसमें पढ़ पाएंगे जहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़ा रहे हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। इस सवाल को अपने अंदर डालो और सोचो कि अगर इस देश से प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो हमारे बच्चों की स्थिति क्या होगी। जो आज हमारे बच्चे पढ़ करके पुलिस में नौकरी करने लगते हैं आरक्षण के बल पर, और कुछ नहीं, सफाई कर्मचारी बन जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां पा लेते हैं, इनका भी पेट में दर्द इस सरकार को होने लगा है कि दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के बच्चे क्यों पढ़ करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वो आपके स्कूल बंद कर रहे हैं। यही हाल यहाँ की उसका है, चिकित्सा का, कि अगर आपके बच्चे को डेंगू का बुखार हो जाए ना तो 50 हज़ार से कम उसका इलाज होगा नहीं। अगर आपकी जेब में 50 हज़ार रुपये है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज होगा, 50 हज़ार जब खर्च हो जाएंगे तब उसका डेंगू का बुखार उतरेगा। ये मैं नहीं कहता, आपके बच्चे को बीमार हुआ, आपके पिता बीमार हुए या खुद बीमार हो गए तो एक दिन का बिल बैठता है 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल का, बैठता नहीं बैठता है। सोचिए कि जो चीजें जिस देश में फ्री होनी चाहिए, शिक्षा देश में फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री, अमीर गरीब सब एक जैसे,
मेरा बच्चा, आपका बच्चा, डीएम का बच्चा, यहाँ के मुख्यमंत्री का बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहे, प्राइमरी में ही सारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे। ऐसा इलाज का भी होना चाहिए कि सबका इलाज, अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी हॉस्पिटलों में सबका इलाज हो। पता तो लगे कि जब डेंगू का बुखार मुख्यमंत्री को होगा, डेंगू का बुखार मंत्रियों को होगा, डेंगू का बुखार यहाँ के डीएम को होगा और डेंगू का बुखार आपको मुझे होगा। पता लग रहा है एक कमरे में एक लाइन पर बेड लगे हुए हैं। अगर एसी में पड़े तो सारे एसी में पड़े हैं, मैं भी एसी में पड़ा हूँ, और पंखे में पड़े तो वो भी पंखे में पड़े, मैं भी पंखे में पड़ा हूँ, और गर्मी में सड़ रहे तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी गर्मी में सड़ रहा है, यहाँ का किसान भी गर्मी में सड़ रहा है। ये व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ ना बताओ, होनी चाहिए ना? अब देखो, अब मेरे कुछ कड़वे शब्द हो सकता है आपको चुभे, हो सकता है आपको बुरे लगे, ठीक है, आपको बुरे लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, इसी काम को अगर मैं सही समाज को ना बता पाऊं तो मेरा यहाँ खड़े रहना गलत है, अम्बेडकरवादी होना गलत है। सच्चा मैं अपने घर जाऊं, कहीं तैयारी करके अपनी नौकरी करूं या कोई बिजनेस करूं, वो ठीक। अब क्योंकि सही बात बताऊंगा तो कड़वी लगेगी, और कड़वी लगे तो हो सकता है चुभे भी, हो सकता है दो लोग मुझे यहाँ से जाने के बाद गाली देने लगे, एक आदमी ही खड़ा हो कहने भाई तू कौन है बात कहने वाला। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आज हम ना सुधरे तो आने वाला समय वही समय आने वाला है कि कुछ लोग हमारा बहिष्कार कर देते हैं और यहाँ की नेता सरकारें चुप रहती है, उनके नाक में नकेल डालने का भी काम हम लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ लड़कियों के बलात्कार कर देते हैं और हम आवाज तक नहीं उठा सकते, हम इतने नाकारा हो गए। मैं 26 जनवरी 1950 को आप सबको लेकर के चलूंगा, यहाँ जो बैठे दलित पिछड़ों की औलादे हैं उनको लेकर चलूंगा वहां, कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान सभा में एक्सेप्ट किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए बाहर आते हैं। उनके साथ के नेता उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहता है बहुत खुश हूँ, रानी का पेट चिर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा मेरे लोगों के वोट से जन्म लेगा। यहाँ का मजदूर किसान तय करेगा कि राजा कौन बनेगा। ये बाबा साहब कहते हैं। कब कहते हैं? 26 जनवरी 1950 को। किस लिए कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। वो इसलिए कहते हैं कि वो संविधान में प्रावधान कर गए कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, सबके वोट की कीमत एक है। कि अगर आप अपना वोट किसी को दोगे तो एक ही वोट काउंट यहाँ के मुख्यमंत्री का होगा, प्रधानमंत्री का होगा, एक ही वोट काउंट आपका होगा और मेरा होगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आपको अपनी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिल पाई है? क्या आपके घर में अच्छी बिल्डिंग खड़ी है? आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है? क्या आपको आज अगर आप नहीं कमाओगे तो आपको ये सिदक है, आप सो जाओगे रात को कि नहीं अगर मैं आज दिहाड़ी नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चों को अगले 2 दिन रोटी मिल जाएगी? इतना सुकून है क्या आपको? और अगर नहीं सुकून है तो मैं पूछता हूँ क्यों सुकून नहीं? डॉक्टर अम्बेडकर आपकी समस्याओं का हल देकर के गए हैं। जैसे कमल बराड़ा जी ने कहा कि काशीराम कहते थे जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्या का हल नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर आपकी समस्या का हल लेकर गए संविधान में, इस लोकतंत्र के तहत कह गए कि ये मेरे समाज के लोगों इकट्ठे होकर खड़े हो जाना और अपने वोट की ताकत से इस देश के अंदर अपना राजा बना देना। राजा किसका इस देश में? जोर से बताओ किसका राजा है? मनोवादियों का। हाँ, अब मैं फिर 26 जनवरी 1950 में लेके चलूंगा जब वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि अब रानी का पेट चिर दिया राजा, मैं अपने राजा जो है मेरे लोग अपने वोट से बनाएंगे। तो सामने वाले नेता हंसते हैं और हंसकर एक बात कहता है डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो दे चले हो, इनमें ताकत कहाँ से पैदा करोगे, जुनून कहाँ से पैदा करोगे? हम इन लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, काम नहीं चला तो इनको हम खरीदेंगे, लेकिन इस देश का राजा अपना बनाएंगे, प्रदेशों में राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, हम लोगों को डराया धमकाया, मुकदमे लगाए, काम नहीं चला तो हम लोगों को खरीदा और इस देश में उन्होंने राजा बनाया। आपके प्रदेश में उन्होंने राजा सोचिए बना दिया। डॉक्टर अम्बेडकर जो 26 जनवरी 1950 को कह के जा रहे हैं, उसके विरोध में जो कहा जा रहा है, आज भी वो लोग उस लाइन पर चल रहे हैं, राजा अपना बना रहे हैं। और हम इस देश के बहुसंख्यक लोग, किसानी मजदूरी करने वाले लोग, हम आज तक इकट्ठा होकर अपना राजा बनाने का प्रण नहीं ले पाए।
जानते इसका कारण क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपको शक्ति का नहीं पता, अभी आपको ताकत का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि राजा आपका होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर राजा आपका हो जाए, मान के चलिए कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका हो, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला हो, शिक्षा मंत्री आपका हो, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला हो, और एक पेज पर भैया दे दे यार, एक पेज देख रहे हैं आप, ये इस पे 2 लाइन लिख करके किस देश, इस प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का एकीकरण किया जाता है। अब हर किसी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ेगा, इन 2 लाइनों को लिखकर और शिक्षा मंत्री यहाँ नीचे साइन कर दे, तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? जानते हैं क्या हो जाएगा? इस देश में ये कानून बने हुए, कैबिनेट इस कानून को बनाने के लिए लड़ेगी कि एक जैसे स्कूल हो, इसलिए लड़ेगी, और इस देश प्रदेश में आपके बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा, सबके साथ पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। पता कैसे? जब ये अधिकार मिलेगा, आप जानते क्या हो सकता है? आज इनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी फीस 20,000, 30,000, 50,000 है, उनका बच्चा जैसे स्कूल में जाता है, जाते फर इंग्लिश बोलनी सीखता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है वो फटाफट भाषण देना सीखता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो गाना गाना सीखता है, वो कुश्ती लड़नी सीखता है, वो कबड्डी सीखता है, वो खेलना सीखता है, वो डांस करना सीखता है। और हमारा बच्चा क्या सीखता है? हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, वो पहले तो सीखता है दाल चावल, आज गोभी बनाई है ना मिड डे मील में सुविधा, गोभी की, खिचड़ी की, दाल की, कभी कदार पनीर भी आ जाता होगा, कड़ी भी बनती होगी। हमारा बड़ा क्यों सीख रहा है स्कूल में जाकर? सीख रहा नहीं सीख रहा? आप सोचो ना कि एक तरफ तो कॉन्वेंट शिक्षा जहाँ की फीस 30,000, 50,000 से शुरू होती है, जहाँ का बच्चा बहुत बहुत चीज़ें सीख रहा है, एक तरफ हमारा बच्चा जो ABCD के साथ साथ दाल चावल सीख रहा है, कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा? ये हमारी औलादें बढ़ जाएंगे आगे जो बैठी हुई हैं। है हिम्मत इनमें मुकाबला करने की? उनका नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन शिक्षा एक जैसी हो जाए, अगर तैरना सीखेंगे तो सारे सीखेंगे, गाना सीखेंगे तो सारे सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो सारे सीखेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुरा है? सही है। बुरा है क्या? अरे ये हो कैसे सकता है? ये हो सकता है आपके एक वोट से, मंत्रियों से नहीं, मुख्यमंत्रियों से नहीं, आपके एक वोट से कि आप अपने हिसाब किताब का नेता बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये उससे हो सकता है। अपने जीवन को तो सोचो, आपके जीवन में क्या सुधार है? ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, इन्होंने पूरा जीवन अपनी हड्डियों को गला गला करके हम जैसे लोगों को तैयार किया है, पूरी दिन की हड्डियां गला करके। आज भी कुछ बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं कि जब मैं चला जाता तो खाट के सिराने नहीं बैठते, सिराने बैठने की आज भी उनकी हिम्मत नहीं होती। जब मैं हाथ पकड़े बताता हूँ, मैंने कहा नहीं बाबा सिर्फ बैठना पड़ेगा, सिराना ही। ये तुम्हारे बच्चे जो है ना मजबूत हो लिए, सिराना छीन लेते हैं दूसरे से, ठीक। लेकिन आज भी हमारी समस्या को समाधान नहीं हो पा रहा। आज भी हम गरीब हैं, आज भी हमारी बेटियों का बलात्कार बड़े पैमाने पर है, ठीक है। आज भी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है बड़े पैमाने पर। आज भी मजदूर का बच्चा जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है मजदूर, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं है, उसका बच्चा तड़प तड़प के सरकारी हॉस्पिटल में मर जाता है, उसका इलाज सही नहीं हो पाता। इस सब का कारण हम हैं कि हमने अपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया, हमने खुद की ताकत नहीं बनाई। अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी ताकत बनाते या अपने हिस्ट्री को भी देख लेते कि हमारे पुरखों के साथ यहाँ क्या क्या हुआ। जिस संत रविदास जी की आज वाणी आपने सुनी ना, इतने ओजस्वी थे कि जब बनारस में शास्त्रार्थ में बनारस के सारे पंडे हार गए तो संत रविदास जी को कंधे पे उठा करके, जो है ना कंधे पे उठा करके पूरे बनारस का चक्कर कटवाया था, ठीक। हम उनकी औलादे हैं, समझे। लेकिन हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े बताओ? अगर आप लोग ताकत नहीं देंगे कैसे आगे बढ़ा जाएगा? भाई चंद्रशेखर आजाद गए संसद में, भगवान वाल्मीकि के प्रकाश दिवस की छुट्टी नहीं देते थे, औकात हुई कि देनी पड़ी, इस बार दिया नहीं दी। संत गुरु रविदास जी की जयंती की छुट्टी नहीं देते थे, उन्हें छुट्टी देनी पड़ी। अगर आपका बच्चा अम्बेडकरवादी वहां पहुंच जाता है सही, तो वो उनकी तबियत ठीक कर देता अकेला ही। लेकिन एक के पहुंचने से होता कुछ नहीं है, वो लड़ सकता है, ठीक, लड़कर जीत नहीं सकता। जीतता वो है जिसके साथ उसकी सेना भी साथ होती है, ठीक। तो मैं यही कहने आया हूं, यहां भाषण देने नहीं आया, ना आपकी तालियां लूटने आया। मैं ये कहना है कि अब सुधरने का समय है। वो लोग स्कूल बेच रहे हैं,
वो लोग नौकरियां बेच रहे हैं, वो आरक्षण के नाम पर हमें ठग रहे हैं, वो हमें फूट डाल रहे हैं। ये उनको बताओ कि अब हम यहाँ राज स्थापित करेंगे। एक कहावत हरियाणा की, अपना होका अपनी मरोड़, पियो पियो नहीं दो फोड़। ये हरियाणा की कहावत है कि अगर अपना होका होगा तो अपनी तरह है, पियेंगे पियेंगे, मर्जी हमारी। तो इसलिए भी सरकार अपनी होगी ना तो अपनी मर्जी है, किसे कितना कहाँ क्या देना है, कोई दूसरा तय नहीं करेगा, हम तय करेंगे हम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, इस व्यवस्था को समझो। जो लोग आज हमें ये कहते हैं कि नहीं, इस देश में दलितों को, पिछड़ों को सामाजिक आंदोलन चलाने चाहिए, मैं उनसे ये भी कहता हूँ, इस देश का दलित पिछड़ा बेवकूफ है क्या? इस देश का ईसाई मुसलमान बेवकूफ है क्या? इस देश का बौद्ध बेवकूफ है क्या, जो वो सिर्फ सामाजिक आंदोलन चलाएगा? जब राजनीतिक ताकत की बात आएगी कुर्सी पर बैठोगे तुम, जब फैसलों की बात आएगी कुर्सी पर बैठोगे तुम, जब हमारे अधिकार की बात आएगी उसको छीन कर दे दोगे दूसरे के हाथ में। नहीं, ये होगा नहीं। कमर कस लो। मैं कहता हूँ अपनी बहनों से भी जो स्कूल जा रही हैं कि भाषण देना सीखो। कोई नेता आपके क्षेत्र में आए, कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में आए, उससे पूछो कि तुम इतने दिन विधायक रहे, तुम इतने दिन सरपंच रहे, तुम इतने दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, हमारे क्षेत्र का उत्थान कैसा नहीं किया? ये पूछना शुरू करो। मैं लिख कर देता हूँ, ये पूछना शुरू करोगे, मुकदमे तो लग सकते हैं, लेकिन विधायक और एमपी ने आपके गाँव में आना ना बंद कर दिया ना, मुझे कहना भैया क्या कह गए थे, बंद कर देंगे आना, क्योंकि उन्होंने आपके गांव की खड़ंजे का पैसा खाया हुआ है। वो नहीं आएंगे। वो जो नल्ले आपके कॉलोनी में लगने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, वो इसलिए नहीं आएंगे। उन्हें सिर्फ सरकार से मतलब है, उन्हें अच्छी अच्छी गाड़ियों से मतलब है, उन्हें आपके हक अधिकार से कोई मतलब नहीं। अभी मेरे कुछ साथियों ने बताया कि यहाँ क्रिश्चियन समाज के लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, कुछ लोगों ने जाकर के उनके साथ गलत करने का काम किया। तो मैं सबसे कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ जो हमला करते हैं, देखो हमला करने में हमसे बेहतर कोई है नहीं। हमारा इतिहास है इस देश के अंदर। चमार रेजिमेंट ने सुभाष चंद्र बोस का साथ देने के लिए हथियार छोड़ दिए थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की बजाय वो सुभाष चंद्र बोस के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। महार भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 2800 की स्थिति कर दी थी। ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं। जिस समाज में हम लोग जन्मे हैं ना, हमारे बहुत सारे जाते उसके इतिहास है बहुत बड़े बड़े। तो इस मामले में झगड़े टांटे में हमसे आगे कोई नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है भाई, जब लड़ने के लिए जाते सोच कर जाते कि मरेंगे ही, क्यों ये सोच कर जाते हो ना, तो हमें तो डर नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब दे दी है जिसका नाम भारतीय संविधान है, उसमें बड़ी ताकत है। जब आपके हक अधिकार को छीनने आए, आपको ये कहे कि आप डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानोगे, आप ईसा मसीह को नहीं मानोगे, आप अल्लाह भगवान को नहीं मानोगे, आप अपने महापुरुषों को नहीं मानोगे, तो उसे बताना कि संविधान के मौलिक अधिकारों में है क्या धार्मिक स्वतंत्रता, कि हम चाहें जिस मर्जी धर्म को माने, तुम होते कौन हो में रोकने वाले? ये उनको बताने का काम करो। बोलने का समय आ गया है, अब नहीं बोलो कब बोलोगे? जब आपको कहे कि बहुत बोलने लगे हो, कोई अधिकारी कहे कि बात ज्यादा करते हो, भाषण देने लगे हो, तो उसको बताना बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 19 दे के गए हैं। तुम जैसे लोगों की नसबंदी करने के लिए कि माइक पकड़ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के बताया कि हमारे साथ ये गलत हो रहा। जब कोई ये कहे कि नहीं अब तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, जब कोई तुम्हारा बहिष्कार करे शिक्षा को लेकर, तो उसको ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 ये अधिकार हमें देता है कि हम अपने बच्चे को तुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाकर दिखाएंगे। ये बताना, इन बातों को आत्मसात करो। भीम आर्मी का कंधा मजबूत करो, भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत करो। नेताओं को बहुत जिता जिता के भेज लिया, बहुत नेताओं के पीछे लग लिए, वो कुछ नहीं देते। इनके पीछे लगो, हम बैठे हुए रात दिन धूम में लड़ते हैं आप लोगों के लिए, मरते हैं। इन लोगों का सहयोग करो। मैं लिख कर देता हूं, अगर एक भी विधायक आपने संगठन का जिताकर भेज दिया ना, एक भी, 100 की बात नहीं करता, एक विधायक जिताकर भेज दिया, ये तो मैं पता नहीं किले उथलेगा नहीं उथलेगा, लेकिन हाँ वो विधानसभा नहीं चलने देगा जब तक अपनी बात नहीं मनवाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन ये काम करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है भाई। मैं तो यहाँ आया हूँ, आज बोल के चला जाऊंगा, कल क्या अब तक केरल में हूँ, कर्नाटक में हूँ, कहाँ हूँ, क्या अब तक कितने साल बाद आने का मौका मिला, पहली बार आया हूँ। ये बड़ा सवाल है कि इस काम को करेगा कौन। देखो जिनसे लड़ाई है उनके पास है ट्रक भर भर के पैसे। क्या उनके पास? ट्रक भर भर के पैसे। वो चाहे 1000 मजदूर लगा लें, चाहे 2000 मजदूर लगा लें इस काम को करने के लिए, प्रचार के लिए। अब हम कहाँ से लाएं भाई? हमारे बाप दादाओं ने मेहनत दी, हमने मेहनत को एक्सेप्ट किया, आंदोलन दिया, आंदोलन को एक्सेप्ट किया और आगे भी आंदोलन चला रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज हमारे पास है कि अगर हम शाम का आधा घंटा
या शाम का 1 घंटा गांव मोहल्ले में बैठ कर के, दुकान की चौकड़ियों पर, चाय की दुकान पर बैठ कर के हुक्का पीते हुए, बात करते हुए इस बात की चर्चा करें कि नहीं, अब हमें अपना दल मजबूत करना है, अब हमें अपनी ताकत बनानी है, अब हमें भीम आर्मी को मजबूत करना है। तो मैं लिख कर देता हूं, जो काम 70 साल से अब तक नहीं हो पाया है, जो यूपी के लोगों ने एक बार करने का प्रयास किया, थोड़ा सा हो गया था, जो काम 70 साल से अब तक नहीं हो पाया है, वो मैं लिख कर देता हूँ कि 10 साल में हो जाएगा। अगर ये मेरी माएँ बहनें जो हैं, जब फोन पर पीहर बात करती है, ननद से बात करती है, बहन से बात करती है, मौसी से बात करती है, तो उन्हें बताएं, कहने नहीं बहन, इस बार अब हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है, भीम आर्मी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है। अब वोट कहीं देना नहीं है, अगर 1 रुपया भी देना है तो अपने भाइयों को देना है। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपके भाई इतने ताकतवर होंगे कि ना कोई झुका नहीं पाएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तो लड़ने की ताकत लड़ रहे हैं, दूसरे लोग जब मर्जी गोली चला देते हैं। क्या आपका जीवन कितना है? क्या आपका जीवन इतना है कि यहाँ से घर ही ना पहुंचा जाए, बीच में ही कोई कर दे ठा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये जो आज़ादी मिली है ना यहाँ बैठने की, ये फ्री फंड नहीं मिली है। इसके लिए हजारों सिरों की कुर्बानियां गई हैं। इस आज़ादी के लिए हजारों बेटियों ने अपनी अस्मत लुटवाई है। इस आज़ादी के लिए पूरा का पूरी नस्लें बर्बाद हुई हैं, सब खत्म हो गया है। इस आज़ादी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगाया, 4 बच्चों को कुर्बानियां दी। गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उन्हें वहां जाना था और उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा था, अपने बच्चों को छोड़कर वहां गए थे। इसको अपने दिल में उतारो, दुखी हो इस बात को सोच सोच करके। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने इतनी मेहनत की है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना शुरू करो। 600 साल पहले क्या क्या गए, आदेश दे के गए, जो उनके वंश के लोग हैं, यहाँ हम जैसे लोग, कि चाहूं वैसा राज में मिला सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये बात संत रैदास जी कह रहे हैं, संत श्रोमणी सद्गुरु रैदास महाराज की है। मेरी कौम के लोगों जो समता समानता में विश्वास रखते हैं, किसी देश में ऐसा राज स्थापित करना जहां किसी पे दिक्कत ना हो, रोटी कपड़े मकान की परेशानी ना हो, कोई गम ना हो, बेगम पूरा राज स्थापित करना। 700 साल 600 साल पहले हमारे गुरु, हमारे रहबर हमें कह रहे हैं। लेकिन देखो हम कैसे लोग हैं, हमने शोर कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। समझ रहे हैं, व्यवस्था ऐसी है कि अगर पिता अपने बेटे को कह के जाए ना, मर जाए कह करके, कहना भाई मैं एक मकान दे के जा रहा हूँ, इसे बेचना नहीं है, चाहे तू बिक जाना, इसे मत बेचना, तो हम उस मकान के लिए सब कुछ नौछावर कर देंगे, चाहे खुद मर जाए, लेकिन उस मकान को नहीं बेचने के। एक पिता हमारा 600 साल पहले हमें कह के जा रहा है कि ऐसा राज स्थापित करना। हमारी समझ नहीं आया, एक आदमी की समझ आया, और जब उनकी समझ आया तो वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था बना के चले गए कि जो गुरु रैदास ने कहा है उन्होंने संविधान में लिख दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्या करे गुरु रैदास जी, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न, यानी कि सब बराबर हो। संविधान में लिखा, मौलिक अधिकारों बराबरी का दिखा। अगर आपके साथ छुआछूत कोई करता है, आपके साथ गैर बराबरी कोई करता है, मुकदमा दर्ज होता नहीं होता है, जेल चला जाता नहीं जाता है वो। तो संत रैदास की जो वाणियां हैं, जो उन्होंने कहा गुरुजी ने हमारे, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा और संविधान में लिख दिया। अब हमारा काम है उस राज को कैसे स्थापित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में वोट की कीमत है कि कितने ज्यादा वोट आप इकट्ठा कर सकते हैं, और इस देश में सबसे खुशी की बात है, वोट सबसे ज्यादा हमारे पास है। हमारे पास जितने वोट हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। दलितों का वोट इस देश का 1/4 वोट, पिछड़ों का वोट इस देश का लगभग 40% वोट, फिर अल्पसंख्यक का वोट इस देश का कम से कम 25% वोट। ये समझो कि इस देश के 3/3 से ज्यादा वोट हमारे पास है, और हम संत रैदास जी का सपना सच कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम टीवी वीवी में घुसे नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, इस आंदोलन को मजबूत करो। मजबूत करोगे तो आने वाले समय में बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आने वाले समय में जो नस्ल बैठी है मजबूत होगी, आने वाले समय में झंडा और डंडा आपका बुलंद होगा। हमारे पुरखों ने हमें न्याय करना सिखाया, न्याय करना नहीं। ये भी प्रण लेकर चलना कि जिस दिन राज आएगा उस दिन इस देश में न्याय करके दिखाएंगे कि न्याय किसे कहते हैं, समृद्धि कैसी होती है, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, इस देश की व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ये सिखाएंगे। आर्गूमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं देना शुरू करूं तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आज देखते हैं मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। मॉल तो जानते होंगे,
मॉल का मतलब है आप एक मॉल में घुसो, सुई से लेकर के सारी चीजें ले लो, कपड़े ले लो, दाल ले लो, चीनी ले लो, हल्दी ले लो, नमक ले लो, प्याज ले लो, मॉल के अंदर ही ले लेते हो नहीं ले लेते हो? अब मैं चलता हूँ यहीं आपके गांव से ही, यहाँ गेहूं तो बोते होंगे, बोते है ना? गेहूं बोने का प्रोसेस क्या है? पहले खेत बाया जाएगा, फिर पड़ेवा होगा, फिर खेत बहा करके उसमें डाई और बीज गिरेगा, ऐसा ही है ना? फिर कुछ दिन बाद उसमें खाद डलेगा, फिर 10-15 दिन बाद पानी दिया जाएगा। ये प्रोसेस 4 महीने चलता है। बारिश ना हो तो कम से कम 7 से 8 पानी देने पड़ते हैं। यूरिया कितना डलेगा, सब चीजें हैं, ठीक। और 7 से 8 महीने गेहूं के बाद उसकी कटाई काटते हैं, फिर उसे निकलवाया जाता है मशीन में, वो छोड़ के जब वो टंकी से मार्केट में जाता है। क्या रेट है गेहूं का? क्या क्विंटल है यहाँ गेहूं? 2600 रुपये क्विंटल इन्होंने मुझे गेहूं का रेट बताया। अभी 4000 मान लें, 4000 मान लेते हैं। आशीर्वाद का आटा क्या रुपए किलो है? 56 रुपए किलो है। 70 के आसपास है। चलो 56 मान लेता हूँ, तुमने कहा 56 मान लेता हूँ। सोचो, हमने 4 महीने मेहनत करके 1 किलो अनाज कमाया, और उस अनाज को, हमारे अनाज को खरीद के कम रेट में, 3000 आपने ज्यादा रेट बताया है, ये मंडी में होगा, वरना 2200-2300 रुपये गेहूँ बिक रहा अभी भी। जो खाद से गांव से ला रहे ना उठा करके, 2200, 2300, 2400, 2600 मान लो, ठीक है जी। उसे पिसवा के एक मोहर लगा के थिल्ले में डाल के उसकी कीमत फौरन हो जा रही है 60 रुपये किलो। जो आपने 3000 रुपये क्विंटल बेचा ना, उस पिसवा के एक मोहर मार के उसकी कीमत कितनी होगी? 6000 रुपये क्विंटल। यानी कि आप तो 3-4 महीने मेहनत करके वो कर रहे हो, और वो सिर्फ एक मोहर मार रहे, चक्की में पिसवा रहे, और पूरा 2 घंटे के बाद ही तफरीत डबल लाभ ले रहे हैं। ले रहे नहीं ले रहे? उठाई आवाज अभी किसी ने? है कोई इस बात पर आवाज उठाने वाला? क्यों उठाओगे? कैसे, किस लिए उठाओगे? जानकारी वहां तक नहीं पहुंचती ना। चलिए एक आंकड़ा और बताता हूं, यहाँ कितना अनाज आता है कोटे से महीने का? कितना? एक व्यक्ति के 5 किलो आता है ना? चावल आते हैं, अनाज आता है, हैं? गेहूँ आता है 5 किलो। मैं 10 किलो गेहूँ मान लेता हूँ, महीने के 10 किलो गेहूँ आ रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं आप महीने का टैक्स कितना भरते हैं? ना जी हमें नहीं पता। सुबह से शुरू करता हूँ, सुबह 6 बजे उठने से। आप 6 बजे उठते चाय पीते हैं, चाय में चीनी, चाय में पानी, चाय में दूध, और चाय में चाय की पत्ती गिरती है ना, आप पीते हैं। फिर खाना खाते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन, तेल, सब चीज़ डलती है, ठीक। कपड़े भी पहनते हैं, धोए भी जाते हैं, सारा काम करते हैं। कहीं जाना पड़ जाए मेहमानों के यहाँ, या पाहुणे आ जाए, फिर उन्हें थोड़ा बहुत मुर्गा सुर्गा भी खिलाना पड़ जाए, जो लोग खाते होंगे, पनीर खिलाना पड़े, हो जाए ना ऐसा, तो सुबह से लेकर शाम तक का खर्चा, ठीक। और अगर आप सो भी रहे हैं तो बिजली जो आपकी चल रही है, खर्च हो रहा नहीं हो रहा? चल रहा है ना, खर्चा बरकरार है। इस देश के अंदर चीजों पर टैक्स शुरू होता है 5% से 8% से, और ये टैक्स 27 से 30% तक जाता है, अधिकतर टैक्स। जो आप बस में भी सफर करके जा रहे हैं तो उसमें भी आपका टैक्स, हेलो, उसमें भी आपका टैक्स जा रहा है। मैं कम से कम खर्चा मानता हूं आपका कि आपका महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये है, कम से कम। हालांकि सब चीजें लगाऊंगा ना, रिश्तेदारी में आना जाना, हारी बीमारी, दवाई सवाई, ये तो कम से कम 30,000 रुपये बैठेगा, लेकिन फिर मैं 10,000 रुपये मानता हूँ खर्चा, कि 10,000 रुपये खर्चा है। और सब चीज़ों का मिला के मानता हूँ कि 25% टैक्स जा रहा है, तो 2500 रुपये वो महीने में आपसे टैक्स के ले रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 2500 रुपये में क्या दे रहे हैं? 5 किलो अनाज। 2500 रुपये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यानी कि 1 किलो अनाज की कीमत क्या हुई? 500 रुपये 1 किलो अनाज की कीमत हुई। सोचो सरकार कितने बड़े पैमाने पर तुम्हें लूटने का काम कर रही है। पता लगा तुम्हें आज तक? लगा पता कि कितने बड़े पैमाने पर लूट रही है? ये पता इसलिए नहीं लगा कि आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की, आपने सवाल नहीं पूछे। और अगर सवाल नहीं पूछे तो अब पूछो और कहो उसको, सतगुरु महाराज का नाम लेकर
कि भाई सच बता दे, वरना तेरी सरकार बदल देंगे। जिस दिन ये कहना आपने शुरू कर दिया ना, मैं लिख कर देता हूँ आपकी व्यवस्था बदलेगी, हरियाणा की सूरत बदलेगी, यहाँ के बच्चों का भविष्य बदलेगा। जो आज बेटे बेटियाँ पढ़ाई करके भी बेकार हैं, उनके लिए रोजगार के संसाधन खुलेंगे और ये चीज़ें मजबूत आगे बढ़ेंगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना भी पूरा होगा कि सब बराबर हो, संतों महापुरुषों का सपना पूरा होगा, सब बराबर हो। ये होगा तभी, तब आप लोग एकजुट होकर अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही कहा था, ये राजनीति नहीं है, समझ रहे हैं? ये राजनीति नहीं, ये समाज नीति है। ठीक, इस समाज नीति को हम समझ नहीं पाए हैं। समाज नीति को सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा, उनके बाद इस समाज नीति को किसी ने समझा तो साहब मान्यवर काशीराम साहब ने समझा। और हरियाणा के लोगों का बड़ा योगदान है साहब काशीराम साहब के जीवन में। साहब काशीराम साहब ने समाज नीति समझी और समाज नीति समझ के पूरा देश हिला दिया था उन्होंने जब काम करना शुरू किया था। ठीक, आज तो हम देखो कितने सारे काशीराम मेरे सामने बैठे हुए हैं, देखो इधर भी, हम सब मिलकर नहीं वो कर पा रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बैठी मेरी माओ बहनों, मेरा सबसे यही निवेदन है कि अब भीम आर्मी को छोड़कर सबसे की तरफ से आंखें बंद कर लो। कोई आए भी तो कहना कि नहीं कि इस बार हम अपने बच्चों को अवसर देंगे। मैं ये आपसे आश्वस्त कराता हूँ कि आप अगर आपके घर में कोई बेटा बेटी पढ़ा लिखा ऐसा है जो राजनीति कर सकता है, जो यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री विधायक एमपी बन करके आपका जीवन सुधार सकता है, और वो ये कहता है कि नहीं मैं कैसे बन पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो उसके लिए भीम आर्मी बाहें खुलाए खड़ी है। पैसे हो ना हो, भीम आर्मी को फर्क नहीं पड़ता है। हमने बिना पैसों के अपना एक आदमी संसद में भेज दिया, पूरी सरकार हिल गई कि यार ये मजदूर किसान की औलादे कितनी मेहनत कर दी है कि एक आदमी को संसद में भेज दिया। ऐसे ही आपके घर का बच्चा भी विधायक एमपी बनाया जा सकता है, वो भी बनकर के आगे बढ़ सकता है, तभी जाके आपकी व्यवस्था में सुधार होगा। दूसरा आपके पास कोई तरीका नहीं है, आप कितना जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो। मेरे आज भी याद है जब दिल्ली का तुगलकाबाद मंदिर टूटा, गुरु रविदास जी, हरियाणा के लोग तो बहुत सारे जेल में थे हमारे साथ, टूटा तो रात को पुलिस जब कूटती थी तो यही कहती थी बनाओ मंदिर, बनाओ मंदिर। हम कहते पिटते हो हाँ भाई बनाओगे, जो करना कर ले, बनाओगे। ठीक, और सतगुरु महाराज का आशीर्वाद देखो, एक दिन के आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। बदला था नहीं बदला था, जमीन वापस मिली। ठीक, ये थी ताकत एक दिन में। जब हम एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकते हैं बिना राजनीतिक ताकत में हुए, और अगर हमारी राजनीतिक ताकत हो जाए, यहाँ मुख्यमंत्री आपका बन जाए, फिर क्या होगा? फिर है किसी गुरु की हैसियत जो हमारे संतों के धाम को छेड़ दे, जो हमारी माँ बहनों के सम्मान में कुछ बोल जाए, जो हमारे लोगों का बहिष्कार करते? है किसी की इतनी औकात? नहीं है। काम करो, काम करना पड़ेगा। आज काम ना करे तो मैं बता दूं कि होगा क्या भाई। कैमरे बंद कर दो सब लोग।